हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप माय डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारा सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस भी कवर कर सकते हैं, साथ साथ अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारे एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 मंथ रह चुके हैं। इन 5 to 6 मंथ के अंदर आपने एक चीज के ऊपर फोकस करना है, और वो क्या है? आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। एंड एज यू नो वेरी वेल कि जो सारी आपकी गेम है रिटन क्वालिफाई की, वो किसके ऊपर बेस कर रही है? आपकी रिटन प्रैक्टिस के ऊपर। जो भी आप चीज रीड कर रहे हैं, कोशिश करें उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आने की, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो कोशिश करें उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप लास्ट 5 इयर्स के जो पास्ट पेपर्स है वो उठाएं, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है। एक तरफ आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, दूसरी तरफ आप जो है वो कल का हमारा जो प्रेसी और कंपोजिशन वाला पेपर है, प्रेसी की प्रैक्टिस करें, ठीक है। साथ साथ अपनी ग्रामर ठीक करें, कंपोजिशन लिखने की कोशिश करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए हमारा ऐसे का पेपर है, तो ऐसे का पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे राइटिंग सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही जो है वो कह लेके आएगी। देखिए, इसके अंदर क्या है? आउटलाइन बनाना सीखें, आउटलाइन को कैसे जनरेट किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव और वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारी पैराग्राफ है, उसके बाद हमारा जो है वो लास्ट में कंक्लूजन होता है, उस पैराग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कोशिश करें आपने डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एवेल्युएशन। जो भी आप काम लिख रहे हैं, जो भी आप कह लेकर रिटन फॉर्म के अंदर चीजें लेकर आ रहे हैं, कोशिश करें उसकी एवेल्युएशन करवाएं, चेक करवाएं किसी अच्छे मेंटोर से, ठीक है, जो इंडिविजुअल बेस जो अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है। देखिए, अगर आपको डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक मिलता रहे और यह भी बताया जाए कि आपकी मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं, कहां कहां पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, बिलीव मी आप चीजों को इंप्रूव करते जाएंगे। और यह तब भी पॉसिबल है जब आपको डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकर उससे पहले एज यू नो वेरी वेल कि हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस ऐसे के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कहना है कि सर हम मेन एग्जाम के अंदर लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट के ऊपर ऐसे नहीं लिखने वाले, या आप यूं भी कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये चीजें मैं तकरीबन हर लेक्चर के अंदर बताता रहता हूं। वो इसलिए बताता हूं ताकि जितने भी हमारे न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं या न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। देखें, चाहे आप मेन एग्जाम के अंदर जो है वो कह लेके लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट के ऊपर ऐसे ना लिखें, लेकिन अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को फास्ट करने के लिए लाजमी लिखें, आइडियाज को जनरेट करने के लिए भी आप लाजमी इसको प्रैक्टिस किया करें। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारे पास जो स्टेटमेंट रहने वाली है बेसिकली ऑस्कर वाइल्ड की। ऑस्कर वाइल्ड यहां पर कहते हैं कि विद एज कम्स विजडम, कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही उसके अंदर दानाई भी जो है वो कह लें कि बढ़ती जाती है, ठीक है। उसके अंदर अक्ल शऊर जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। बट समटाइम्स एज कम्स अलोन, लेकिन वो कहता है कि बाज का ऐसा होता है कि उम्र तो बढ़ती जाती है लेकिन जो दानाई है वो नहीं बढ़ती। वजह क्या है कि जब इंसान लर्न करना छोड़ दे ना, जिंदगी के अंदर लर्न करना छोड़ दे, समझ ले कि उस वक्त जो है वो कह ले कि उसकी जो दानाई है वो इंसान के अंदर आने से क्या कहती है? कतराती है, आप समझ लें कि रुक जाती है। देखिए, मैं पहले भी कहता हूं कि जो जिंदगी है ना, जिंदगी वो बेसिकली सीखने का नाम है। इंसान पूरी जिंदगी जो है सीखता रहता है।
इसीलिए तो वो स्टेटमेंट भी तो है ना कि चाइल्ड इज ऑलवेज फादर ऑफ मैन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हर वो चीज एक्सपीरियंस करने से पहले इंसान इनोसेंट होता है, वो एक बच्चा होता है। ठीक है, कोई भी चीज एक्सपीरियंस करने से पहले, तो इसीलिए जो है पूरी जिंदगी जो है इंसान यहां पर सीखता है, लर्न करता है। तो आपने करना क्या है, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जस्ट अपनी जर्नी को ना लॉन्ग करें, कुछ सीखें, कुछ लर्न करें। और ये लर्न तभी कर सकते हैं जब आप डेली बेसिस के ऊपर जो वो कह लें कि रीडिंग करेंगे। ठीक है, अपना सिलेबस कवर करेंगे, अच्छी बुक्स को रीड करना है, आर्टिकल्स को जो है आपने रीड करना है। ठीक है, तो डेली बेसिस के ऊपर आपने प्रोडक्टिव काम करना है। तो जब आप प्रोडक्टिव काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप लर्न करते चले जाएंगे और आपके अंदर विजडम भी होगी, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी, एनालिटिकल अप्रोच होगी, आप एक अच्छी ओपिनियन दे सकेंगे, आप रेफरेंस और एग्जाम्पल दे सकते हैं। और यह तब भी पॉसिबल है जब आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो जस्ट अपनी जर्नी को लॉन्ग मत करें, साथ साथ जो है अपने अंदर अक्ल शऊर भी डेवलप करें। और जब ये अक्ल शऊर हमारा डेवलप हो गया तो समझो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम भी क्रैक हो गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, IR और एसए के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि जिन एस्पिरेंट्स के USA हिस्ट्री है उनके लिए भी 2 टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे 2, वो है हमारे पास ओपिनियन और 2 हमारे पास हैं आर्टिकल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन टॉपिक्स के ऊपर एक ओवरव्यू लेंगे और देन जो है इनके ऊपर अपनी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो है डेमोक्रेटिक डिस्कनेक्ट। ठीक है, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम पूरी डिबेट करेंगे। ठीक है, द पैराडॉक्स ऑफ इम्पेशंस। ठीक है, जो बेसब्री का तजाद। एक तो जो है ना, हम लोग बेसब्रे बहुत ज्यादा है। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे पब्लिक है, हम भी उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, ये किस तरह है और इसके फिर रिजल्ट्स क्या हमें जो है भुगतने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिंग गवर्नेंस शिफ्ट। ठीक है, जिस तरह यहां पर हमें गवर्नमेंट शिफ्ट होते हुए नजर आती है, किस तरह है अभी बता देता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद है एंड इंस्टीट्यूशनल जो है इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखें होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीफेरियस कह लें कि मॉडल्स को अडॉप्ट किया जा चुका है। ठीक है, कभी आपका कह लें कि यहां पर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही अगर डिस्कस कर लिया जाए जो इसके अंदर ही इंक्लूड है, डिक्टेटरशिप कभी देखने को मिलेगी आपको, कभी ऑटोक्रेसी देखने को मिलेगी, और आजकल एक सिस्टम चल रहा है जिसको बोला जाता है हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, या हाइब्रिड सेटअप भी आप बोल सकते हैं, हाइब्रिड रजीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी मॉडल आ रहा है या कोई भी सिस्टम आ रहा है, उसका जो नतीजा है, जो उसके जो रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव होने चाहिए, वो नजर नहीं आते। ठीक है, आज भी क्या है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। मैं पहले भी कहता को मॉडल कोई भी हो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये कहेंगे सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत सारे यहां पर एस्पिरेंट्स ये भी कहेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है, कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि हाइब्रिड सेटअप भी अच्छा है। ठीक है, ताकि चेक एंड बैलेंस रहे, ये चीज भी। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा फुटबॉल वॉर्स। अब ये IR के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद जो US हिस्ट्री है जिनकी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, USA की फॉरेन पॉलिसी, इसके अंदर हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। एक तरफ ओबामा का, दूसरी तरफ ट्रंप का, इन दोनों का कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ट्रंप का फर्स्ट इरा के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और सेकंड इरा के अंदर 2025 के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर भी जो है नजरसानी करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, द ट्रांजैक्शनल क्लॉसेस की बात करेंगे, यहां पर बेसिकली सौदेबाजी की अजीम ताकत। ठीक है, किसको कहा जा रहा है, बेसिकली USA को। ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिंग यूनिलैटरलिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल प्रेशर इन USA फॉरेन पॉलिसी,
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, पाकिस्तान कंडेम्स हौथीज थ्रेट्स। बात आ गई कि यहां पर जो है नेशनल इंटरेस्ट की, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज की गई है, बाबुल मंदीब को जो बंद करने की यहां पर बात की है हौथीज ने, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी जो ट्रेड करता था गल्फ स्टेट्स के साथ, ठीक है, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी इसके अंदर इंक्लूड थी। लेकिन अब आ जाके पाकिस्तान के पास जो रास्ता बचता है ट्रेड करने का, वो है बाबुल मंदीब के जरिए। लेकिन अब हो क्या रहा है यहां पर कि हौथीज की तरफ से यह कहा गया कि भाई हम जो है वो कह के इसको ब्लॉक कर देंगे। तो यहां पर फिर आते हैं नेशनल इंटरेस्ट। यहां पर पाकिस्तान ने बात की है कि यूएनओ चार्टर, इंटरनेशनल लॉ की बात की है, इसकी जो है वो वायलेशन। उसके बाद अगर देखा जाए रूल बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कहा कि सेल्फ राइट डिफेंस की भी यहां पर बात की है, ठीक है। भाई अगर देखा जाए रीजन के अंदर सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर पड़ रहा है? पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। भाई पाकिस्तान आप लोगों की सुलह करवा रहा है, कोशिश कर रहा है कि भाई किसी ना किसी तरह बात बन जाए। ऊपर से जो है वो कह ले कि ये भी देखने को मिलेगा भाई बाबुल मंदीब को बंद करेंगे। तो अगर आज आके पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचता है, वो भी आप बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी जो चीज देखी जाए, सऊदी अरेबिया के साथ जो है क्या है यहाँ पर डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है, तो वहां से जो सऊदी अरेबिया ट्रेड करता है वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर हौथीज की तरफ से अटैक्स किए जाते हैं तो पाकिस्तान की भी ट्रेड वहां से हो रही है, शिपिंग वहां से हो रही है, सारी गुजर रही है, सऊदी अरेबिया की भी गुजर रही है। तो ऑटोमेटिकली जो है सऊदी अरेबिया को जो है वो कह ले के यहाँ पर अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर कह ले के यहाँ पर शिपिंग के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान को एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर पाकिस्तान ने वार्न किया है कि बेसिकली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है, बहरी रियासतों को, जिस तरह बहरी रास्तों को जो बंद किया जा रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ की जो है वो वायलेशन है। पाकिस्तान की तरफ से ये वार्न किया गया है, करना भी चाहिए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात है, रीजन के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। भाई एक तरफ ईस्टर्न के अंदर इंडिया बैठा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान बैठा है, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो बैठा है आपका कह ले बैठा बूढ़ा कोई नहीं, लेकिन ईरान के साथ वॉर तो लगी हुई है ना, इंपैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? एनर्जी की प्राइसेस देख ले कहां पर जा रही हैं आपकी, सबसे ज्यादा रीजन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट। आज आके बड़ी मुश्किल से हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है, दोबारा हमें ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। जो $1 की चीज है वो हमें $10 की मिल रही है भाई, क्योंकि शिपिंग चार्जेस बढ़ चुके हैं। वजह क्या है? वॉर वजह है। तो अब यहां पर जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कहने के एक प्रेस रिलीज की गई है, ठीक है, मैरिटाइम सिक्योरिटी एज सॉवरेन इंटरेस्ट, ठीक है, एवेलुएटिंग पाकिस्तान एक्सटेंडेड डेटर्स इन द रेड सी, ठीक है। अब आपको पता है कि बाबुल मंदीब से गुजर कर आगे रेड सी में जाना होता है, ठीक है। तो ये चीज जी लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, ट्रंप अप्रूव्स लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विद सऊदी अरेबिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हम सही एनालिसिस करेंगे, एक डिटेल डिस्कशन करें, इन डेप्थ जो है वो कहने के इसके ऊपर एनालिसिस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एज यू नो वेरी वेल कि अभी आप न्यूज के ऊपर आप एक ही डिबेट देख रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया और यूएसए के दरमियान में न्यूक्लियर डील हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आगे जो टॉपिक में जाकर इन डेप्थ जो एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इसका ओवरव्यू वगैरह उधर लेंगे सारा कुछ, ठीक है। द जियोपॉलिटिक्स ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिंग द यूएसए सऊदी 123 एग्रीमेंट की बात की जाए, सेक्शन है ये बेसिकली यूएसए एटॉमिक एक्ट जो 1954 है उसके सेक्शन 123 की बात की जा रही है, ठीक है। उसके जो है कह के अकॉर्डिंग जो है कह के यूएसए और सऊदी अरेबिया के दरमियान में न्यूक्लियर डील हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर यूएसए के बड़े कह के इंटरेस्ट है। अब एक और चीज भी है कि रीजन के अंदर न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है वो कह के एस्केलेट होने का थ्रेट है, खतरा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर दो चीजें भी हैं, एक है गोल्ड स्टैंडर्ड और सेकंड थिंग इज दैट एडिशनल प्रोटोकॉल। किसके अंडर? बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग, उसके अंडर बेसिकली जो यहां पर कह ले के एग्रीमेंट के अंदर होने चाहिए, ये कहा जा रहा है कि वो नहीं है, ठीक है। हालांकि जब यूएई के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था तो उसके अंदर दोनों चीजें थी, एक गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या चीज है ये मैं क्लियर करूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है, ये भी चीज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर और भी काफी जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसके ऊपर भी हम डिबेट करेंगे। और लास्ट में आपको पता है कि हमारे पास रहेगी वुकैब, और वुकैब आपको पता है कि
डॉन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं 10 वर्ड्स होते हैं जिनको हम डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करते हैं विद 2 सिनोनिम्स एंड 2 एंटोनिम्स। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप अपनी एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं फॉर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, और साथ साथ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर वोकैब की वेरिएशन भी लेकर आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इनको आप लाजमी जो है नोट करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा द पैराडॉक्स ऑफ इंपेशेंस, डीकंस्ट्रक्टिंग गवर्नेंस शिफ्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अब इसके ऊपर हम ओवरव्यू ले चुके हैं, अब यहां पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहेगा इंस्टीट्यूशनल इंपेशेंस, उसके बाद क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी। सबसे पहले तो देखा जाए तो भाई गवर्नमेंट के अंदर जो पेशेंस होना चाहिए, जो सब्र होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। हम पूरा जो है कल के इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो सामने रखते हुए डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं, इसके अंदर हम भी इंक्लूड है, पब्लिक भी इसके अंदर इंक्लूड है। गवर्नमेंट तो है ही है बेसब्री, लेकिन हम जनता भी है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ गवर्नेंस मॉडल्स, ऑसिलेशन का मतलब होता है फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव। ठीक है, हमें डिफरेंट जो है वो कह के यहां पर गवर्नेंस मॉडल्स देखने को मिले जिनको हमने एक्सपीरियंस किया, लेकिन एक चीज कॉमन रही है, और वो क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो खत्म होनी चाहिए वो नहीं हुई। ठीक है, अब अगर देखा जाए यहां पर डेमोक्रेसी है, उसके बाद हमारे पास डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, हाइब्रिड सेटअप जो अभी हमें कंटेम्परेरी सिनेरियो में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हैज मेड क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी। देखें कोई भी मॉडल है, चाहे डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है या हाइब्रिड सेटअप है, लेकिन इंस्टेबिलिटी आपकी नहीं गई है। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनरेस्ट जो क्योस है वो यहां पर हम खत्म नहीं कर पाए, उसको डिक्रीज नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए मैं पहले भी कहता हूं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये कहना होगा कि सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है, कोई हाइब्रिड सेटअप को सपोर्ट करते हैं, लेकिन देखें कोई भी आपका सिस्टम हो, कोई भी मॉडल हो, लेकिन स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी मॉडल है। ठीक है, ये चीजें होना जरूरी है। ठीक है, देखें नेबर कंट्री उठाकर देख लेना, डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, इंडिया उठाकर देखें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया के अंदर, बांग्लादेश देख लें, एक ही सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है मॉडल। ठीक है, तरक्की कर रहा है ना, उसके बाद इकोनॉमी देख लें, उसकी जीडीपी देख लें उसका, उसके बाद यूएसए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ही मॉडल देखने को मिल रहा है, वही मोंटेस्क्यू की डॉक्ट्रिन चलती आ रही है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो होता क्या है कि सब्र किया जाता है कि एक यहां पर अगर मॉडल चल रहा है तो उसको लंबे अरसे तक थोड़ा एक्सपीरियंस किया जाए उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर 5, 10, 15 साल तक जो है वेट किया जाता है, उसके बाद से फिर हमें गवर्नेंस शिफ्ट होते हुए नजर आती है। तो बेसब्री है जनता के अंदर भी, पब्लिक के अंदर है, हमारे अंदर भी बेसब्री है, गवर्नमेंट के अंदर भी बेसब्री है कि भाई एक मॉडल लेकर आए ताकि यहां पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी हम इंश्योर करवा सकें। ठीक है, तो ये चीज है बेसिकली। ठीक है, मैं पहले भी डिस्क्लेमर देता हूं, अब भी दे रहा हूं, हमारा पर्पस सिर्फ एजुकेशन का है, हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं, किसी को भी हमारा नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमने वही बात करनी है, ठीक है, वही एनालिसिस करना है, वही डिस्कशन करनी है जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड है। ठीक है, और पॉजिटिव डिस्कशन करनी है हमने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ड्यूअल इंपेशेंस की बात की जा रही, वही पब्लिक और गवर्नमेंट के अंदर दोनों का दरम्यान में वही। तो आज तक जो है हम इस चक्कर से नहीं निकल पाए। ठीक है, तो ये मॉडल्स एक्सपीरियंस करते करते हमें आज 78 ईयर्स हो चुके हैं। रिजल्ट्स क्या है आपके सामने है, और वो क्या है, इंस्टेबिलिटी, तो वो नहीं जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेमोक्रेटिक ऑनरशिप की बात की जा रही है, स्टेट लेजिटिमेसी। अब इसके अंदर पब्लिक की कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑटोक्रेटिक रूल है, उससे तो गुजारा नहीं हो सकता ना, उससे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कह लें कि यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जितने भी अनरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, कॉस, उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता ना। इसके अंदर जो सही स्टेट अगर देखा जाए, यहाँ पर लेजिटिमेसी है या डेमोक्रेटिक ऑनरशिप है लोगों के। देखो डेमोक्रेसी किसके, डेमोक्रेसी जो है इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास डेमोक्रेटिक रेजिलियंस कब हो सकती है, जब यहाँ पर कह लें कि पूरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली डेमोक्रेसी को, उनकी सही इंप्लीमेंटेशन है, चाहे रूल ऑफ लॉ है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस, जस्टिस, ये सारी चीजें होंगी।
इसके अंदर इंक्लूड, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है इंस्टीट्यूशनल अलिनेशन एंड सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, इरोजन ऑफ पब्लिक स्टैक, ठीक है। तो डी इन्फ्रेंचाइजिंग अगर सिटीजन्स की बात की जाए, कंप्रोमाइजिंग पार्लियामेंट, ठीक है, जुडिशरी है। तो अगर आज देखा जाए तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है या जितने भी हमारे पास कह ले के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, तो यही कहा जा रहा है कि वीक हो चुका है, कमजोर है बेसिकली, ठीक है। तो इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इनको एम्पावर करना पड़ेगा अगर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है स्टेट के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये वही चीजें जो हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। फिर क्या होता है जब यहाँ पर राइट्स नहीं मिलेंगे, फिर आपको पता है कि बलूचिस्तान का हाल सामने ही है, एजे के एंड उसके बाद अगर देखा जाए जीबी का हाल सामने है, केपीके के अंदर हाल सामने ही, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि बेसिकली कह लें कि ट्रांसपेरेंट जो है यहाँ पर पॉलिसीज बनाए ताकि हम सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिसी कह लें कि पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करवा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। उसके बाद अगर देखा जाए इम्पेरेटिव फॉर अर्जेंट रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो भाई दोबारा अर्जेंट रिफॉर्म्स करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, फेयरनेस, जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशरी वगैरह है या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो इलेक्शंस है हमारे, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जैरीमैंडरिंग एंड डेमागोगरी को खत्म करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर जो है वो कह लें कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करवा सकें, जो इंस्टेबिलिटी है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। मॉडल कोई भी है, ठीक है, मॉडल कोई भी है, चाहे आपका कह लें कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ रहा है, चाहे आपका कह लें कि ऑटोक्रेसी है, चाहे आपका हाइब्रिड सेटअप है, लेकिन डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी, ये चीज मैटर करती है। और एक मॉडल को हमें थोड़ा लंबे अरसे तक एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। देखिए एक मॉडल को हम अगर लंबे अरसे तक एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। देखिए बांग्लादेश, इंडिया है, यूएसए है, एक ही मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो कह लें कि आगे भी है। देखिए अब हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बेसिकली फुटबॉल वॉर्स की बात की जा रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा तंजिया है, लेकिन यह है कि इसके अंदर जो बात की गई है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें कंपैरिजन देखने को मिलता है बेसिकली बराक ओबामा और उसके बाद ट्रंप के दरमियान में, ठीक है। अब बराक ओबामा का अगर देखा जाए तो एक बुक है बेसिकली बॉब वुडवार्ड की बुक है ओबामाज वॉर्स 2010, ठीक है। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जब 2008 के अंदर ओबामा इलेक्शन जीते, उसके 2 दिन के बाद ही जो है इनके हाथ में एक कह लें कि एक ब्रीफिंग दी गई, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट दिया गया, जिसके अंदर यह था कि बेसिकली कि एक तो मिलिट्री पावर की बात की गई, दूसरा यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशंस की बात की गई, ठीक है। जो पहले 2 दिन ये सोच रहे थे कि मैं कह लें कि इलेक्शन कैसे जीतूंगा और एक हारने का खौफ था, और इलेक्शन जीतने के 2 दिन के बाद अब ये था कि भाई मैं जीता ही क्यों। तो ये बात की जा रही है यहाँ पर इस बुक के अंदर, वुडवार्ड की बुक है ओबामाज वॉर्स, ठीक है, 2010 की बात की जा रही है। अब इस बुक के अंदर पाकिस्तान को लेकर भी कुछ जो है मैं स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। और वो स्टेटमेंट्स क्या है वो एंड पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका जो है थोड़ा सा जो है वो कह लें कि कंपैरिजन देखते हैं ट्रंप का और ओबामा का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए प्रेसिडेंशियल फॉरेन पॉलिसी स्टाइल्स ओबामा एंड ट्रंप। अब इन दोनों की जो कह लें कि फॉरेन पॉलिसी का स्टाइल है वो क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें अगर ओबामाज एंगेजमेंट डॉक्ट्रिन की बात की जाए तो बराक ओबामा ने कोई बेसिकली यहां पर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका एक ही था कि निगोशिएशंस एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो कोलैबोरेशन रादर देन कन्फ्रंटेशन। क्या बात की जा रही है बेसिकली, रादर देन कन्फ्रंटेशन एंड यूनिलैटरलिज्म। तो ये चीज हमें देखने को मिली बेसिकली बराक ओबामा के दौर में, ठीक है। और ये चीज कहां पर बेसिकली मेंशन है आपके इस बुक के अंदर, ओबामाज वॉर्स 2010 की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिपेयर ओवर यूनिलैटरल फोर्स। उसके बाद है ट्रंप ट्रांजैक्शनल। अगर यूनिलैटरलिज्म की अगर बात की जाए, देखें अब 2000 कह लें कि यहां पर 17 से लेकर 2021 तक सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें चीज देखने को मिली वो थी यहां पर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ट्रंप की तरफ से। उसके बाद हमें यहां पर कह लें कि
अब्राहम अकॉर्ड भी साइन होता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर देखा जाए तो पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ भी देखने को मिला। उसके बाद अगर देखा जाए तो एम्बेसी को जो है पैलेस्टाइन शिफ्ट करने की बात की गई। उसके बाद अगर देखा जाए 2020 के अंदर हमें कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन देखने को मिलती है, ठीक है। और दूसरी तरफ ओबामा की अगर बात की जाए तो 2011 के अंदर क्या होता है, उसामा बिन लादेन को जो है यहाँ पर मारा जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ट्रंप की दौर की बात कर रहे हैं बेसिकली फर्स्ट टर्म की, ठीक है। उस वक्त क्या कहा जाता है कि आर्म सेल्स की भी बात की जा रही है, ठीक है। आर्म सेल्स जो है यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, उसको भी उसकी स्पेशली बात की जा रही है, जिसके साथ हमें अभी एग्रीमेंट भी देखने को मिला। उसके बाद अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से कह लें कि यूएसए ट्रूप्स निकालने की भी बात की गई। अब ये सारी डेवलपमेंट्स जो है किसके दौर में हुई, बेसिकली यहाँ पर ट्रंप के फर्स्ट टर्म के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आर्म सेल्स है, अब्राहम अकॉर्ड है, ट्रूप विदड्रॉल्स है, विदड्रॉल्स है, उसके बाद डायरेक्ट सिमेट्री, ये सारी चीजें अलॉन्ग साइड यूनिलैटरल पावर प्रोजेक्शन। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है किसके तहत, यूनिलैटरलिज्म के तहत। तो यूनिलैटरल एक्शंस लिए गए यहां पर ट्रंप की तरफ से, ठीक है। तो ये हमें फर्क यहां पर देखने को मिलता है। और जब आता है यहां पर 2026, जब आता है यहां पर 2026, तो फिर क्या होता है 2026 के अंदर क्या होता है कि 2025 के अंदर 12 डे वॉर देखने को मिलती है यूएसए और ईरान के दरमियान में। फिर हमें यहाँ पर टैरिफ वॉर देखने को मिलती है, जहाँ पर कह लें कि ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए जाते हैं चाइना के ऊपर, उसके बाद अगर देखा जाए इंडिया के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूक्रेन को भी यहाँ पर यूक्रेन की हमायत की गई, ठीक है। ये चीज़ें हमें डेवलप होते हुए नजर आती है। फिर अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी हमें देखने को मिला। वेनेजुएला वाला केस आपके सामने था, ठीक है, वो भी है। उसके बाद ग्रीनलैंड वाला केस आपके सामने। फिर मिडिल ईस्ट के अंदर बोपी बनाया गया पैलेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद गाजा के अंदर रिकंस्ट्रक्शन लेकर को इंश्योर करवाने के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी ईरान के साथ वॉर चल रही है। तो ट्रंप के बेसिकली यहां पर बात की जा रही है कि यूनिलैटरलिज्म के यूनिलैटरल एक्शन जो है यहां पर लिए गए, कन्फ्रंट्रेशन हमें देखने को मिली, यूनिलैटरलिज्म देखने को मिले। लेकिन बराक ओबामा की अगर बात की जाए उसका फोकस था यहां पर निगोशिएशंस एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, एंगेजमेंट की बात करें, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। देखें अब ये वही चीजें जो अभी मैंने बता दी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बात की जा रही है, यूनिलैटरल एक्शन। तो उसामा बिन लादेन वाला आपका सामने केस बराक ओबामा के दौर में हुआ 2011 के अंदर। ट्रंप ने यहाँ पर ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी, ठीक है, प्रेशर और इंटरनेशनल डोमेस्टिक नॉर्म्स की अगर बात की जाए तो अब बात करते थे फीफा की बात। भाई फीफा वर्ल्ड कप हुआ यहाँ पर यूएसए के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि एक मैच था जिसमें अमेरिकन जो है वो कह के रेड कार्ड देकर उसको बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप की तरफ से फोन कॉल जाती है इन्फेंटिनो को, जो सरबराह है फीफा वर्ल्ड कप, फीफा के बेसिकली, भाई तुमने क्या किया, मेरे बंदे को बाहर निकाल दिया। तो फिर उस बंदे को दोबारा ऐड किया गया, ठीक है, मैच खिलाया गया। अनफॉर्चुनेटली 4-1 से जो है वो यूएसए मैच हार गया, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर बारी आती है यहाँ पर स्पेन ने दोबारा जो है कह लेके वर्ल्ड कप जीत लिया। अब देखा जाए तो ट्रंप जो है ना वो कुछ ज्यादा हमें जो कह लेके फेवर देते हुए नजर नहीं आते, ठीक है। किसके फेवर में, बेसिकली स्पेन के। तो इन्होंने जो है ना स्टेज के ऊपर अपनी जो है ना कह लेके दबदबा बनाए रखने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर बेसिकली कि जो फुटबॉल वॉर्स की बात की गई कि यहाँ पर ब्लड लेस जो है स्पोर्ट्स जो है वो खेली जा रही है ट्रंप की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान में भी काफ़ी जो है अपना कह ले कि यहाँ पर रोब या दबदबा जो है दिखाने की कोशिश जो है वो करते रहे, ठीक है। ये चीज़ भी हमें देखने को मिली यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। उसके बाद चैलेंज डोमेस्टिक इलेक्शन इंटेग्रिटी थ्रू अनवेरीफाइड इंटरफेरेंस क्लेम्स। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्लेम कर दिया। अभी हम जो है वो कह ले कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर डिबेट कर चुके हैं। क्लेम क्या कर दिया कि भाई यहाँ पर कह ले कि फॉरेन इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं 2020 वाले इलेक्शंस को लेकर। भाई 220 मिलियन जो है लोगों का वोटर डाटा जो है वो किसने हासिल कर लिया है, चाइना ने कर लिया। चाइना कहता है कि इस तरह का मैंने कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो है कह ले कि जितने भी कह के इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिले तो उसके अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिले, ठीक है। लेकिन ट्रंप की तरफ से यही कहा जा रहा था भाई जो कल के 2020 के इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी था। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपको पता है इलेक्शंस को अभी 2 ईयर्स रहते हैं, लेकिन अगर नवंबर के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे तो उसके लिए जो है यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर फिक्र नहीं भी देखने को मिलती, कहीं ना कहीं पर देखने को मिलती भी है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान
पाकिस्तान, ठीक है। अब देखें, अब इसी बुक के अंदर जो ओबामाज वॉर की मैं बात कर रहा था, यहां पर बॉब वुडवर्ड्स की जो बुक है, डॉक्यूमेंट है बेसिकली, तो हिस्टोरिकल यूएसए इंटेलिजेंस असेसमेंट्स की बात की जाए, हाईलाइट्स लॉन्ग स्टैंडिंग अमेरिकन एंजाइटीज रिगार्डिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल एंड रीजनल अलाइनमेंट। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको लेकर भी काफी तहफुजात थे यूएसए को। कहा भाई रशिया चाइना से डर नहीं है जितना कह लें कि यहां पर पाकिस्तान से। तो ये भी एक चीज हमें देखने को मिली और इसी बुक के अंदर मेंशन किया गया था ओबामाज वॉर्स के अंदर, ठीक है। तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है वो कह लेके रीड कर सकते हैं। इंपैरेटिव फॉर इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट की बात की जाए, गिवन ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ यूएसए बायलैटरल रिलेशंस, पाकिस्तान मस्ट शिफ्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी बेसलाइन फ्रॉम वॉलेटाइल सिक्योरिटी अलायंसेस टू ट्रेड सेंट्रिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए बेसिकली किसकी तरफ, ट्रेड सेंट्रिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है। तो ये बात की जा रही है इसके अंदर के बेसिकली ये कह लें कि ट्रंप की पॉलिसीज भी हमें देखने को मिली, उसके साथ साथ जो है वो कह लें कि बराक ओबामा की जो कह लें कि पॉलिसीज देखने को मिली। और हमने किस बुक के जरिए अंडरस्टैंड किया बेसिकली, ओबामाज वॉर्स, ठीक है, किसने लिखी, बॉब वुडवर्ड्स ने, ठीक है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एज सॉवरेन इंटरेस्ट, ठीक है। देखें, पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई है बाबुल मंदीब को लेकर, ठीक है। देखें, इसके ऊपर हम ओवरव्यू तो ले चुके हैं, अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, अब हुआ क्या है कि बाबुल मंदीब को बंद करने की धमकी दी है, किसने दी है बेसिकली, यहां पर हौदीस की तरफ से दी गई है, ठीक है। स्टेट ऑफ फॉर्मूज के ऊपर पहले किसका कंट्रोल है, ईरान का। यमन के अंदर अगर देखा जाए 2015 के अंदर वॉर हुई, किसके दरमियान में, प्रॉक्सीज लड़ी गई, किसके दरमियान में बेसिकली, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में, शिया सुन्नी वाला प्रॉब्लम। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि हौदीज, यही कहा जा रहा है कि ये प्रॉक्सी ग्रुप से किसकी सपोर्ट हासिल है, ईरान की हासिल है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम बाबुल मंदीब को बंद कर देंगे। तो अब पाकिस्तान ने यहां पर बात की कि रीजन के अंदर सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कंट्री है वो है पाकिस्तान, ठीक है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन है बेसिकली, पाकिस्तान है, ठीक है। भाई एक तरफ तो आपके हम सुलह करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दूसरा आप हमारा ही ख्याल नहीं रख पा रहे। कम से कम हमारा तो ख्याल रखें ना कि भाई सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैकेट हुआ पड़ा है कि नाटो की तरह अगर एक स्टेट के ऊपर हमला किया जाता है तो दूसरी स्टेट के ऊपर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो यही चीज यहां पर डिफेंस पैकेट के अंदर देखने को मिल रही है। तो भाई पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर आप अटैक करते हो तो आप ये कंसीडर करें कि ये हमारे ऊपर अटैक है। दूसरा अगर देखा जाए तो बाबुल मंदीब के जरिए पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है, शिपिंग आ रही है, जा रही है, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद है, तो पाकिस्तान अरेबियन सी के जरिए ट्रेड तो कर रहा है यहां पर गल्फ स्टेट्स के साथ, ठीक है। और वो भी क्योस है यहां पर देखने को मिल रही है, इफेक्ट ऊपर हमारा, इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम आपकी सुलह करवा रहे हैं और आप ही हमारे टारगेट करेंगे, तो किस तरह काम चलेगा। तो यहां पर पाकिस्तान ने बात की है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आजादी, जितने भी बहरी रास्ते हैं उनकी आजादी की बात की है। कहा है कि अगर यह ब्लॉक किया जाता है तो यह यूएनओ चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी। और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के शिप को अगर टारगेट किया जाता, बड़े ये कह लें कि स्ट्रिक्ट रिमार्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्रीज की तरफ से, ठीक है। तो यह चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए, इन्होंने कहा कि भाई सेल्फ राइट डिफेंस भी पाकिस्तान के पास, सेल्फ राइट डिफेंस का भी हक जो है वो है पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो यह चीज भी देखने को मिली। उसके बाद अगर देखा जाए तो रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर की भी बात की यहां पर पाकिस्तान है, ठीक है। तो अब इसको यहां पर देखते हैं। देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी एज ए सॉवरेन जो है इंटरेस्ट की बात की गई, नेशनल इंटरेस्ट की, ठीक है। एवेलुएटिंग पाकिस्तान एक्सटेंडेड डेटर्स इन द रेड सी, ठीक है। एस्केलेशन इन रेड सी, थ्रेट टू मैरीटाइम एट्रीज की बात की जाए, हौदीज मैरीटाइम एम्बार्गो की बात की जाए, हौदीज मलेशिया की बात की जाए, अनाउंस्ड मैरीटाइम एम्बार्गो टारगेटिंग सऊदी लिंक्ड शिपिंग एंड थ्रेटेंड to close the Babul Mandib state in response to Saudi blockade and attack on सना एयरपोर्ट। तो ये चीज है। अब अगर देखा जाए तो सना एयरपोर्ट के ऊपर अटैक वगैरह ये तो सारी चीजें हैं,
लेकिन एक तरफ तो देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के साथ जो जितने भी लिंक्ड शिप है तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा, तो समझ ले कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा। पहले तो चलो ईरान ने यहां पर अटैक किए कि भाई यूएसए मिलिट्री बेसिस हैं, इस वजह से अटैक किए, लेकिन अब यहां पर क्या है कि आप बाबुल मंदीब को बंद कर रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं हम सऊदी अरेबिया के ऊपर शिपिंग के ऊपर अटैक करेंगे। तो यहां पर फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कह लेके प्रेस रिलीज की गई है और इसके अंदर स्ट्रिक्ट जो है वो कह लेके कंडेम किया गया, मजम्मत की गई है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि भाई आपकी वजह से हम पहले यहां पर कह लेके हमारा कह लेके भट्ठा बैठ रहा है, डे बाय डे हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ती जा रही है, हम ट्रेड कहां से करें, ठीक है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली। हालांकि ये जब ईरान की तरफ से अटैक्स किए गए थे सऊदी अरेबिया के ऊपर यूएसए मिलिट्री बेसिस के ऊपर, तो उस वक्त भी जो है वो कह लेके पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया था ईरान को कि भाई आप ख्याल करें कि हमारा डिफेंस पैकेट साइन हुआ पड़ा है, हमें ना एंट्री मारनी पड़े यहां पर, ठीक है। तो क्रिटिकल ट्रेड वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, कि ये बाबुल मंदीब भाई आप कह लेके स्टेट है जिसके अंदर से हमें यहां पर कह लेके ट्रेड होते हुए नजर आती है, ठीक है। वाइटल एनर्जी एंड कमर्शियल आर्टरी फॉर पाकिस्तान, ठीक है, कैरिंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ इट्स एसेंशियल ऑयल पोर्ट्स, ठीक है। पाकिस्तान वार्निंग एंड राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात की है, ठीक है। असल्टिंग सॉवरेन इंटरेस्ट है भाई, फॉरेन ऑफिस डिक्लेयर्ड दैट एनी हॉस्टाइल एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स और मैरिटाइम एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज ए ग्रेव थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो भाई अगर पाकिस्तान के शिप या वेसल्स के ऊपर अटैक किया गया तो यह समझ ले कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट समझा जाएगा, और जो कि यहां पर यह कहा गया है कि जो यूएनओ चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ एंड यूएनओ चार्टर इस्लामाबाद रिजर्व द राइट टू एक्सरसाइज सेल्फ डिफेंस इंक्लूडिंग लॉफुल यूज ऑफ फोर्स टू प्रोटेक्ट इट्स मैरिटाइम शिपिंग। तो मैरिटाइम शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान को जो वो स्टेप लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है ये चीज देखने को मिल रही है। उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक स्टांस है, मार्किंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिक वार्निंग इशूड बाय एनी नॉन अरब नेशंस। तो अगर देखा जाए तो नॉन अरब में से पाकिस्तान ने ये स्टक किस्म की जो है वो ये कह लेके यहाँ पर मजम्मत की है, इससे पहले किसी ने भी की, ठीक है। ये चीज भी है क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई एक तरफ यहां पर हम मामलात को सॉर्ट आउट कराने में लगे हुए हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, हमारे ऊपर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ऊपर से तुम हमारे अगर शिप को कह के टारगेट करोगे तो किस तरह चलेगा, ठीक है। तो यह चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स एंड इंटरनेशनल लॉ कंडेमनेशन ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी, इस्लामाबाद भाई कंडेम किया अगेंस्ट सऊदी जितने भी कमर्शियल शिपिंग है भाई उसके ऊपर अटैक करोगे तो समझो कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक समझा जाएगा, ठीक है। तो एम्फसाइजिंग दैट डिस्टर्बिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अंडरमाइंस ग्लोबल कॉमर्स एंड रूल बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर। तो इस तरह के अगर कह ले कि यहाँ पर शिपिंग को टारगेट किया गया तो ये समझ ले कि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड जो मैरिटाइम ऑर्डर है कह लें कि उसकी भी वायलेशन है और उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको भी डिसरप्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज है। सॉलिडारिटी विद सऊदी अरेबिया एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर अटेम्प्ट्स टू ड्रैग रियाद इनटू ब्रॉडर मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। पाकिस्तान रिट्रेटेड सपोर्ट फॉर सऊदी सॉवरेनिटी, ठीक है, कमिटमेंट अंडरपिन्ड बाय देयर सितंबर 2025 स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हुआ। तो ये कह लें कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो पाकिस्तान को यहां पर प्रेस रिलीज करना पड़ी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो कह लें कि चीज है, ये आप लाजमी नोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है द जियोपॉलिटिक्स ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डीकंस्ट्रक्टिंग द यूएसए सऊदी 123 एग्रीमेंट। 123 एग्रीमेंट का मतलब क्या है बेसिकली, देखें ये यूएसए का एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954 का सेक्शन कितना है 123, जिसके तहत सऊदी अरेबिया और यूएसए के दरमियान में न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है। देखें अब इस एग्रीमेंट को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जा रहा है, इसके साथ साथ इसको पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है, ठीक है। देखें एक तरफ अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर जो है वो वॉर लगी हुई है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो करने नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की बात की जा रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया है
यूएसए और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, यह कहीं ना कहीं यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता हमवार कर सकता है, यह डर है। लेकिन मार्क रूबियो की यहां पर यह स्टेटमेंट है कि भाई इस तरह का यूएसए किसी के साथ भी एग्रीमेंट साइन नहीं करने वाला जो रीजन के अंदर या ग्लोबल लेवल के ऊपर खतरे की घंटी बने, यह चीज भी है। अब यह जो साइन किया गया है इसके अंदर यह भी कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट कि भाई जो गोल्ड स्टैंडर्ड का जो रूल है जो अपनाया गया था, कब बेसिकली जब यूएसए और यूएई के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ था, तब यह रूल ऐड था और एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी ऐड होने चाहिए थे जो किसके अंडर है, बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके अंदर जो है वो कह लें इंस्पेक्शन होती है। कहीं कहीं पर जो कह लें कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ये कहीं यूरेनियम एनरिचमेंट तो नहीं कर रही, उसकी तरफ तो नहीं जा रही, तो इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। एडिशनल प्रोटोकॉल्स ये होते हैं। उसके साथ साथ गोल्ड स्टैंडर्ड आपको समझ आ गई कि यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है, इसको रोकना है, ना कि बढ़ाना है। तो ये दोनों चीजें ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर क्या हुआ है कि यूएसए ने बायलैटरल सेफगार्ड एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत सऊदी अरेबिया जो है कह ले कि अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो नहीं आगे कर सकता। पूरे किसके कंट्रोल में रहेगा, किसकी छत्र छाया में रहेगा, यूएसए की रहेगा। तो ये चीज भी है। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखें सबसे पहले अगर देखें एक और चीज भी है, रीजन के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि रीजन के अंदर आर्म रेस जो है वो कह सकते हैं कि यहां पर बढ़ सकती है अगर सऊदी अरेबिया जो है ये एग्रीमेंट साइन करता है और अगर अमेरिकन कंपनीज आकर काम करते हैं। अब यूएसए को क्या फायदा है, यूएसए की क्या कहे न्यूक्लियर इंडस्ट्री को फायदा, भाई $1 बिलियन का ये कह ले कि यहां पर एग्रीमेंट है, ये तो फायदा होगा, किसका फायदा होगा, यूएसए का फायदा होगा। तो ये चीज भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट रहेगा, एग्जेक्टिव अप्रूवल एंड प्रोसीजर फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो अप्रूवल ऑफ सिविल न्यूक्लियर पैकेट भी इसको कहा जा रहा है सिविलियन प्रोग्राम, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अप्रूव किया है बेसिकली 30 ईयर लैंडमार्क एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। क्या पर्पस है, बेसिकली यहां पर सिविलियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री को डेवलप करना है, ठीक है, उसको स्टैब्लिश करना है, ठीक है। सेक्शन अगर देखा जाए सेक्शन 123 द एग्रीमेंट ऑपरेट्स अंडर सेक्शन 123 ऑफ द यूएसए एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954 साइंड बाय यूएसए एनर्जी सेक्रेटरी। एनर्जी सेक्रेटरी बेसिकली कौन है यहां पर, सेक्रेटरी बेसिकली क्रिस राइट की बात की जा रही है, क्रिस राइट है। एंड सऊदी एनर्जी मिनिस्टर कौन है यहां पर, अब्दुल अजीज बिन सलमान हमें देखने को मिलता है, इनके दरमियान में हमें साइन होता हुआ नजर आता है। कांग्रेशनल मैकेनिक्स की अगर बात की जाए, देखें अब इसका ये जो फ्रेमवर्क है ये कांग्रेस के अंदर भेजा गया है। देखें अब कांग्रेस इसके ऊपर रुकावट जो है वो नहीं डाल सकती, ये नहीं कह सकते कि ये साइन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज है कि इस फ्रेमवर्क को या एग्रीमेंट को रोका जा सकता है और यह तब भी पॉसिबल है जब 2/3 की मेजॉरिटी इसको कह लें कि यहां पर साइन करेगी, तब भी इस एग्रीमेंट को रोका जा सकता है, ठीक है। अब ये जिनका पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो सेकंड पेपर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह पता है कि बेसिकली यूएसए के अंदर जो है 2/3 मेजॉरिटी जो है वो कह लेके कोई भी अमेंडमेंट करना या कोई भी इस तरह के हमें कह लेके एग्रीमेंट को डिनाई करना या रोकना 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो अब अगर देखा जाए यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोविजंस एंड टेक्निकल स्कोप की बात की जा रही है, ठीक है। अब डर इसी चीज का है कि भाई ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया इसके तहत ये हो सकता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो रास्ता है वो हमवार हो सकता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है वो कह लेके यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ जा सकता है, यही फियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोविजंस एंड टेक्निकल स्कोप, ठीक है, पोटेंशियल डोमेस्टिक एनरिचमेंट, ठीक है। द डील इंक्लूड्स प्रोविजन वेयर द अमेरिकन कंपनीज could build uranium enrichment facility within Saudi Arabia if justified joint studies। ये चीज भी है। देखें अमेरिकन कंपनीज ने तो यहां पर कह लें कि काम करना ही करना है, उसका तो फायदा होगा ही होगा, जितने भी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज को यहां पर स्टैब्लिश करा है। लेकिन पर्पस क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, जो सऊदी अरेबिया का बेसिकली कह लें कि सऊदी अरेबिया का जो विजन है ना, विजन जो 2030 है, ठीक है। अब यहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो क्या कहा जा रहा है कि भाई
इस जो है न्यूक्लियर एनर्जी को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, लीगल पाथवे विदाउट ट्रांसफर्स की अगर बात की जाए, द फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड लीगल स्ट्रक्चर फॉर फ्यूल साइकिल कॉर्पोरेशन। अब किसके गिर्द है, बेसिकली फ्यूल साइकिल कॉर्पोरेशन के गिर्द है, जिसके अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए है। ठीक है, एनर्जी के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए ऑब्लिगेटिंग यूएस टू डायरेक्टली ट्रांसफर सेंसिटिव एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली है, ये जो एक्ट है बेसिकली इसके तहत जो है ये डील की गई। तो यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी जो कह ले कि हम सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कह ले कि हम फिर किसको प्रोवाइड करेंगे, वो कहाँ से पैसा कमाएंगे, हम कहाँ से किसको जो है आर्म सेल करेंगे। तो ये भी चीज़ है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी आगे बढ़े यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर। ठीक है, वो अपने सिर्फ कह ले कि यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज को फायदा देने के लिए कर रहा है सब कुछ। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट कोई भी है ना यहाँ पर, यूएसए की एक बात है भाई, कोई भी प्रेसिडेंट आया, नेशनल इंटरेस्ट को उसने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा है, सबसे ज्यादा। यहां तक कि उसके जो अपने अलाइज है ना, वो भी उसको अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ट्रांस अटलांटिक रिलेशन उसने खराब कर लिए हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। तो ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद इकोनॉमिक डिविडेंड्स, ये भी फायदा हो रहा है भाई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एस्टिमेट द अग्रीमेंट विल जनरेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द यूएसए न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट करने देगा सऊदी अरेबिया के अंदर? कभी भी नहीं करने देगा। ये सिर्फ अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री की बात कर रहा है कि भाई उसको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन सेफगार्ड यहां पर साइन किया गया अकॉर्ड, बायलैटरल सेफगार्ड एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा प्रोलिफरेशन कंसर्न्स, एब्सेंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड यहां पर क्या है, बेसिकली सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है कि कहीं पर डोमेस्टिकली यूरेनियम एनरिचमेंट ना हो जाए। ठीक है, और ये रूल कब यहां पर लागू हुआ था, जब यूए का जो है लागू तो पहले भी था, लेकिन ये था कि हम ये करें कि जब हमें यहां पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आए यूएसए और यूए के दरमियान में, जब कह के न्यूक्लियर डील हुई, एग्रीमेंट हो उस वक्त। ठीक है, स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग, तो जितना भी यहां पर एनर्जी है उसको दोबारा रिप्रोसेस भी नहीं कर सकता, इससे भी रोकना है, ये दोनों चीजों से। ठीक है, ओमिशन ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल्स है भाई, जितने भी एडिशनल प्रोटोकॉल है जो कह ले कि यहाँ पर इंस्पेक्शन होगी, जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनकी इंस्पेक्शन कौन करेगा, यहाँ पर कौन से इंस्पेक्टर्स करेंगे, किसके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के करेंगे। ठीक है, ये एडिशनल प्रोटोकॉल उसके। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यह भारी नहीं है, तो इससे हो सकता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो भाई, जो रीजन के अंदर करके आर्म्स रेस के बढ़ने की वजह बन सकता है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल काउंटर बैलेंस है, आर्म्स कंट्रोल एडवोकेट हाईलाइट्स रीजनल प्रोलिफरेशन रिस्क के बढ़ रहा है भाई, साइटिंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टांस दैट सऊदी अरेबिया वुड एक्वायर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इफ ईरान डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो अब यहां पर कहेगा फिर सऊदी अरेबिया भी कहेगा कि भाई अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है तो मैं भी बढ़ाऊंगा, फिर जिद आ जाएगी, क्योंकि यमन के अंदर दोनों लड़ रहे हैं, बाब अल मंदीब को बंद करने की बात की जा रही है। तो ये चीज है, ये हमें एग्रीमेंट बेसिकली यहां पर देखने को मिल रहा है यूएसए और सऊदी अरेबिया के दरमियान में। इससे हमें ये भी इसमें हमें ये भी चीजें देखने को मिल रही है कि रीजन के अंदर जो है कह आर्म रेस जो हमें देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है रीजन के अंदर, और ऊपर से सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा, ईरान ऑलरेडी चल रहा है, इजराइल भी चल रहा है। ठीक है, तो हमें रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो एक आर्म्स रेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके खतरात भी बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ, एंड एज यू नो वेरी वेल कि ये वोकैब हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इन वर्ड्स को जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करते जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर। ये हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं वोकैब की वेरिएशन भी आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर डिसकम्फर्टेड मीन्स क्या होता है, मेड टू फील एम्बेरस्ड, अनईजी और डिफीटेड। बेसिकली किसी को शर्मिंदा करने को बोला जाता है। ठीक है, तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, एम्बेरस्ड या अबेस्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा, कॉन्फिडेंट या कंपोज्ड। ठीक है, सेकंड वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर टुमल्ट, बहुत इजी, आपको पता ही है, टमल्टिएशन हम पहले भी पढ़ते रहे। टुमल्ट हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, आ स्टेट ऑफ लाउड कंफ्यूजन, डिसऑर्डर और वायलेंट एजिटेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, हंगामा या अफरा तफरी की सूरत हाल। ठीक है, तो सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, अप्रोर या कमोशन, ऑपोजिट क्या बनेगा, काम या ऑर्डर। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर वाइकेरियस, बहुत इजी वर्ड है। वाइकेरियस मीन्स होता है एक्सपीरियंस्ड थ्रू एन अदर पर्सन रादर देन डायरेक्टली। होता है क्या है कि हम किसी दूसरे शख्स के जरिए तजर्बा हासिल करते हैं, ना कि डायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्ट या सेकंड हैंड बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, डायरेक्ट या फर्स्ट हैंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर सक्लेंट, बहुत इजी वर्ड है। सक्लेंट का मतलब जूसी या टेंडर को बोला जाता है, ठीक है। और प्लांट्स एबल टू स्टोर वाटर इन थिक लीव्स आर स्टेम्स, ठीक है। जूसी या डिलीशियस बोल सकते हैं, जिसका डिलीशियस टेस्ट होता है, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, ड्राई या पार्च्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, रैंकर, बहुत इजी वर्ड है। रैंकर मीन्स होता है डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग बिटरनेस को बोल सकते हैं या रिसेंटिमेंट को बोल सकते हैं, ठीक है। लंबे अरसे तक किसी के अंदर जो कड़वाहट होती है उसको बोल सकते हैं। बिटरनेस या एनिमोसिटी, ऑपोजिट क्या बनेगा, गुडविल और इफेक्शन आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, परफोरेट, बहुत इजी वर्ड है। परफोरेट का मतलब होता है टू मेक होल्स इन समथिंग, किसी चीज के अंदर सुराख करने को बोला जाता है। पिर्स या छेद करना, पंक्चर, ऑपोजिट क्या बनेगा, सील या क्लोज। तो रैंकर में आप बेसिकली शदीद अदावत को भी बोल सकते हैं जो लोग रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, लेविटेट। वर्ड हमारे पास क्या है, बेसिकली लेविटेट। लेविटेट अगर देखा जाए टू राइज आर रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर विदाउट विजिबल सपोर्ट, ठीक है। हवा में ठहरे रहना, ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है। फ्लॉट या हवर, ऑपोजिट क्या बनेगा, डिसेंड या सिंक। इनएफेबल मीन्स क्या होता है, टू ग्रेट, ब्यूटीफुल, एक्सट्रीम, टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, ठीक है। जो अल्फाज से बालातर हो, ना काबिल बयान आप बोल सकते हैं, ठीक है। इनडिस्क्राइबेबल बोल सकते हैं या इनएक्सप्रेसिबल बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्सप्रेसिबल या डिस्क्राइबेबल। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, फ्रेंटिक, बहुत इजी वर्ड है। वाइल्ड विद फियर बोल सकते हैं। एंग्जाइटी, परेशान कुन सूरत हाल, बदहवास या बोल सकते हैं घबराहट, अर्जेंसी या एक्सट्रीमली एजिटेटेड, पैनिक कर जाना, ठीक है, हिस्टेरिकली। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, काम या कंपोज्ड। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कोजेंट, बहुत इजी वर्ड है। कोजेंट मीन होता है क्लियर और लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, ठीक है। वाज़ेह तौर पर दलाइल देने को बोला जाता है, ठीक है। कन्विंसिंग या कंपेलिंग, ऑपोजिट क्या बनेगा, वीक और अनकन्विंसिंग, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर को भी अंडरस्टैंड किया होगा और वोकैब को भी नोट किया होगा। एंड थैंक यू सो मच।